हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें चर्चा करनी है प्लांट टिश्यूज की। इसके पहले हमने टिश्यू चैप्टर बताया, टिश्यू क्या है, सेल डिफरेंशिएशन क्या है, टिश्यू के दो मेन टाइप एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में बेसिक डिफरेंस। अब आज हमें प्लांट टिश्यू की चर्चा करनी है और इसमें ये इतना पहले कह दिया गया कि प्लांट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसकी सेल में डिवीजन होती है और परमानेंट उसे कहते हैं जिसकी सेल में मोस्टली डिवीजन नहीं होता है। और कई डिफरेंसेस ऐसे थे जिसकी चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की चर्चा करते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से इतना तो कॉमन, कोई भी मेरिस्टेमेटिक होगा उसमें कॉमन होगा, लिविंग सेल्स का बना होगा, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होगी। ये ग्रोथ पार्ट में पाया जाता है जहाँ नई सेल बनने की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो डैमेज्ड टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए हो, चाहे न्यू पार्ट्स बनाने के लिए हो, चाहे ग्रोथ के लिए हो। ग्रोथ का मतलब चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो विड्थ में हो या थिकनेस में हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी पहले से है या नहीं है। कभी कभी इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि सेल उसकी अभी मेच्योर नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। जब वो डेवलप्ड होगी, सपोज ये सेल है, डिवाइड हो गई, दो सेल बन गई, भले ही मेरिस्टेमेटिक की सेल है लेकिन ये अभी डिवाइड नहीं होगी। कब तक? जब तक ये मेच्योर न हो जाएं, ग्रोथ अचीव न कर लें। तो जब तक ये ग्रो नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई, मेच्योर नहीं हुई, तब तक डिवाइड नहीं हुई। अगर ऐसा ही है केवल इसलिए नहीं डिवाइड हो रही कि मेच्योर नहीं है, जैसे मेच्योर होगी डिवाइड होगी, तो इसे कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टम ये है जिसमें पहले से ही डिवीजन की प्रॉपर्टी है, ये तय है, इसको डिवाइड होना है। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टम उसे हम कहते हैं जो परमानेंट से बन जाता है। जैसे हमने कहा परमानेंट टिश्यू में डिवीजन तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। ये रेयरली है, जब हो जाते हैं तो ऐसे कुछ जिसको पहले से डिसाइड कर दिया गया था कि ये परमानेंट है, तो परमानेंट से जो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ये स्पेशली फोकस जान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लेवल पर इस पर डिटेल नहीं है। मेन आते हैं हम इस पर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी on the basis of their position. A, apical meristem, B, lateral meristem and C, intercalary meristem. इन तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक को अगर हम पोजीशन से समझे तो यहाँ पर रफ डायग्राम में सेम यही डायग्राम जो है एनसीईआरटी ने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर वही बता रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल का मतलब होता है टिप ऑफ द प्लांट, टिप पार्ट होता है। जैसे आपने कह दिया कोई प्लांट है, इसकी रूट है, ये ब्रांच है, तो ब्रांच का टिप ये है, स्टेम का ये है टिप, रूट में ये है, या रूट की ब्रांच होती है, यानी एट लास्ट पॉइंट पर इसे एपिकल पार्ट कहते हैं। तो जो एपिकल पार्ट में यहाँ पर मेरिस्टम है स्टेम के या ब्रांच के यहाँ है, या मेन रूट के यहाँ है, या इसकी ब्रांच के यहाँ है, तो जो टिप पर होता है उसी कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे एपिकल पार्ट कहते हैं बायोलॉजिकली, और एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ऐसे लेटरल को बायोलॉजिकली अगर कहें, डायरेक्शन कहते हैं आप, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, या डायरेक्शन जो आपने प्राइमरी से पढ़ लिया है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो बायोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, आपने कहा ये है मार्कर में पोजीशन अगर देखें तो ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ये आप कहेंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अगर इसमें डायरेक्शन बताएं, इधर बताएं आगे की ओर, इधर बताएंगे पीछे की ओर, इधर बताएंगे दाएं, इधर बताएंगे बाएं। तो जो आगे पीछे दाएं बाएं सब कर रहे हैं, इसके चारों ओर है, इसी को हम कहते हैं लेटरल। ये लेटरल पार्ट है, लेटरल पोजीशन ये कहलाती है, आगे पीछे दाएं बाएं, तो या कह लीजिए चारों ओर। तो जो लेटरल पोजीशन में है उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। इसमें होता क्या है जनरली कि सपोज ये है, ये सेल्स का ग्रुप है, अगर ये लेटरली डिवाइड होता है, नई सेल बनती हैं, तो ये सेल ऐसे बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ
ऐसे ये पूरी सेल बनती जाएगी चारों तरफ से। तो फिलहाल ये लैटरल मेरिस्टम जो हो गया, इसका एग्जाम्पल कैम्बियम अंदर है। इंटरकैलरी का मतलब ये अंदर है, और खास करके जान लीजिए ये मोस्टली परमानेंट टिश्यू से कवर्ड रहते हैं। जैसे आपने कहा टिप पर एक किनारे पर है ही, ये यहाँ है, इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने बताया सब एक किनारे पर है, एपिकल मेरिस्टम। और इंटरकैलरी जो होता है परमानेंट टिश्यू के बीच में है, ये कह लीजिए वहाँ छुप गया या छूट गया है। जैसे यहाँ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, धीरे धीरे नई नई सेल बनी, यहाँ परमानेंट बनते बनते ये बीच में मेरिस्टेमेटिक रह गया। तो ये जो परमानेंट टिश्यू के बीच में बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पोजीशन अगर देखें इनकी इंटरकैलरी के, यहाँ पर अंदर की तरफ दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जैसे बेस ऑफ लीव्स हैं, जहाँ लीफ निकलती है, जानते हैं बड जहाँ होती है। स्टेम का एक नेचर होता है, इस पर जगह जगह पर ये स्टेम हो गया तो इस पर नोड पाई जाती है, यहाँ जहाँ से लीफ निकलती है स्टेम का पार्ट। या कभी कभी मक्का में देखिए, शुगर केन में देखिए, बैम्बू में देखिए, तो वहाँ पर क्लियर कट ये मार्क्स बने रहते हैं, जिनको बीच बीच में सुल्तानपुर वाले गांठ कह लेते हैं। इसी को बायोलॉजिकली हम कहते हैं ये नोड है, ये नोड है। और दो नोड के बीच का जो पार्ट है इसे कहते हैं इंटर नोड। तो स्टेम पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। तो यहाँ पर इंटर नोड यहाँ पर इंटर नोड में और बिलो द नोड का मतलब ये अगर नोड वाला पोर्शन यहाँ है तो इसके नीचे यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से ये यहाँ पर है तो इसके नीचे पाया जाएगा। इसी तरीके से ये लीव्स के बेस का मतलब यहाँ है, तो नोड से ही हमेशा लीफ निकलती, ये हो गया। यहाँ से आपने कहते लीफ निकली, इसका मतलब क्या है, इंटर नोड यहाँ है तो यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये आपने पोजीशन जान लिया। एपिकल मेरिस्टम एपिकल पार्ट पर, रूट के और स्टेम के ब्रांच के, लैटरल मेरिस्टम लैटरल साइड, इंटरकैलरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यूज के बीच में। अब जरा फंक्शन इसकी जान लेते हैं। अब चूंकि ये मेरिस्टेमेटिक है, जहां भी रहेगा इसकी सेल में डिवीजन होगा, नई सेल्स बनेंगी तो इनके ग्रुप से टिश्यू बनेगा, यानी नया पार्ट बनेगा। तो अब अगर एपिकल पार्ट पर यहां पर सेल्स बन गई हैं, सपोज यहां तक स्टेम की लेंथ है, अब अगर यहां पर नई सेल बनने लगेंगी तो क्या होगा, ये सेल कलेक्ट होंगी और अल्टीमेट सेल ये स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर कोई ब्रांच होती है ऐसे ब्रांच बढ़ जाती, या रूट की बात करते हैं तो रूट की भी लेंथ बढ़ जाएगी। तो एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ये एपिकल पार्ट पर है, वहां पर नई सेल बनने का मतलब लेंथ का बढ़ना। ऐसे लेटरल मेरिस्टम जो है ये चारों तरफ जो बनेगा, सपोज आप ये प्लांट पार्ट मानते हैं, ये चाहे ब्रांच है या मेन स्टेम है या डाइकाट, प्लांट के रूट में भी होता है कि यहाँ पर अगर इधर भी सेल बने, चारों ओर से इस पर सेल बनने लगे तो लंबाई तो नहीं बन रही है, लेकिन इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी या गिर्थ बढ़ती है, इसीलिए कहा जाता है लैटरल मेरिस्टम। इसका एग्जांपल है कैम्बियम। कैम्बियम में भी आप पढ़े नहीं है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट की जानेंगे तो वहाँ पर कैम्बियम जानेंगे। कैम्बियम की पोजिशन दो होती है, एक तो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और एक जो आउटर पार्ट है, जो बार्क है प्लांट की, उसके अंदर की तरफ एक पार्ट होता है कार्टेक्स बनता है, उसे कहते हैं कार्क कैम्बियम। तो कार्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम दोनों अगर कठिनाई याद करने में तो केवल कैम्बियम जान लीजिए। और इसका जब ये फंक्शनल होगा, एक्टिव होगा, क्या होगा, नई सेल बनाएगा और इससे गिर्थ बढ़ेगी। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ थिकनेस, ये थिकनेस बढ़ाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम से नए पार्ट्स, जैसे आपने कह दिया मोटाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, अभी कोई पार्ट है यहाँ से नया लीफ निकलना है या ब्रांच निकलनी है तो कैसे निकलेगी, इसकी इनिशिएशन में जाइए। इसका मतलब कि ये जो आउटर पार्ट यहाँ सेल डिवाइड नहीं हो रही, इसके पीछे अंदर था, हमने कहा था इंटरकैलरी परमानेंट है, यहाँ नई सेल्स जो बनती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, यानी इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स। नई बड आएगी, नए ब्रांच की स्टार्टिंग होगी, तो इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प करता है। तो आपने पोजीशन जान लिया, फंक्शन जान लिया। एपिकल मेरिस्टम से लेंथ बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टम से थिकनेस बढ़ेगी और इंटरकैलरी से मोस्टली न्यू पार्ट बनते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। तो परमानेंट टिश्यू और इसके पहले मेरिस्टेमेटिक दोनों का डिफरेंस आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ
परमानेंट की। परमानेंट टिश्यू जो है इसमें डिवीजन जो होता है मोस्टली नहीं होता है और इसीलिए इसको परमानेंट कहा गया है। इसकी जो सेल हैं जब ग्रो कर गई, जो इनकी शेप होगी, जो इनकी साइज होगी, ग्रोथ करने तक ही चेंज होती रह रही है, लेकिन जब ये ग्रोथ कर गई, मेच्योर हो गई, तो जो शेप होगी, जो साइज होगी, जो फंक्शन होगा वो मेंटेन रहेगा। यानी रिगार्डिंग शेप, साइज एंड फंक्शन देयर इज ए स्टेबिलिटी इन द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू। दैट इज व्हाई द ग्रुप ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। ये अलग बात अभी हमने कहा, एक्सेप्शनली कभी कभी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन होता है, लेकिन तब इसे परमानेंट कहते भी नहीं है, तब इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने लगते हैं। तो परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं जो सिमिलर टाइप की सेल से बनी होती हैं, या वो परमानेंट टिश्यू जिसकी सभी सेल एक टाइप की होती है रिगार्डिंग दियर शेप एंड साइज, या से समान प्रकार की सेल से बने परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से कहते हैं जिसमें सेम टाइप की सेल्स नहीं होती हैं, यानी एक से अधिक टाइप के, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक टाइप से। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम चर्चा करेंगे, तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। ये है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो एक से अधिक टाइप से बनी सेल से बनी हैं, ये केवल दो हैं, नाम आप सुने हैं, भले अभी तक नहीं जानते थे कि कॉम्प्लेक्स हैं। ये है जाइलम और फ्लोएम। तो परमानेंट टिश्यू ब्रॉडली दो टाइप के हो गए, फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप हो गए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो जानना है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो पहले अब हम बात करते हैं सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स में इनके एक एक पार्ट के बारे में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में मेजर डिफरेंस हो गया। सिंपल परमानेंट उसे कहेंगे जिसकी सेल सेम टाइप की होगी, सभी सेल एक ही टाइप की सेल से बने परमानेंट टिश्यू को सिंपल कहते हैं, और एक से अधिक टाइप की सेल से जो बना होगा उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो सिंपल के पर ये तीनों पार्ट क्या हैं, पहले इनको जानते हैं, फिर आगे हम आते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा अलग अलग बताएंगे, वो ध्यान दिए रहेंगे, समझ जाएंगे, नहीं तो हो सकता है भूलें भी। पहले आपको बता दें जिन पॉइंट्स के बेस पर, जो की पॉइंट्स हैं जिनको अगर समझ जाए तीनों का डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान दिए रहिएगा। पहली चीज आपको देखना है ये इनकी सेल वॉल, और कई बार तो ऐसा हुआ है डिफरेंशिएट द पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पे इसमें क्या डिफरेंस है, तो सेल वॉल को लेकर के आप डिफरेंस बताएंगे। और सेल वॉल को लेकर के दो चीज, एक पॉइंट आपको बताना है थिकनेस को लेकर के क्या इसमें डिफरेंसेज हैं, और दूसरी चीज क्या है कंपोजिशन को लेकर के, मीन्स ये किस चीज की बनी है, सेल वॉल किस चीज की बनी है और इसकी थिकनेस क्या है। तो एक पॉइंट तो हो गया सेल वॉल, या कह सकते हैं दो पॉइंट इसमें आप पा गए। और सेकंड इसकी लिविंग प्रॉपर्टी को लेकर बताना है। ये पॉइंट पहले ध्यान दीजिएगा। लिविंग प्रॉपर्टी है वेदर द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग आर डेड। और तीसरी चीज आप शेप के बेस पर भी बता सकते हैं। और चौथी चीज इंटरसेलुलर स्पेस, और एक लास्ट फंक्शन।
तो अगर आप ये समझ गए तो अपने आप पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, डिफरेंस कर लेंगे तो एक डिफरेंस बता देंगे। यहाँ एक कह लीजिए या कह लीजिए 2 मिल जाएगा। क्यों? थिकनेस को बताएंगे, कंपोजिशन को बताएंगे। फिर नंबर 2 या थर्ड कह दीजिए लिविंग प्रॉपर्टी कैसी है, नंबर 4 शेप कैसा होगा, नंबर 5 इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, नंबर 6 फंक्शन क्या होगा। तो इसको लेकर के हम बताते हैं। चलिए, तो पहला है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की पहली खासियत है कि ये लिविंग सेल से बना होता है। नंबर 1, पैरेन्काइमा की सेल लिविंग होती हैं। जो हमने बताया लिविंग प्रॉपर्टी को लेकर जो बताना है तो पहले बता दे, भूलना नहीं है। पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती है। और दूसरी चीज, इसकी सेल वॉल मोस्टली सेलुलोज की बनी है। अभी तक शायद बहुत लोग यही जानते होंगे कि इसमें अलग क्या बात बता रहे हैं, सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होती है, सही बात होती है। कभी कभी कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, कभी कभी सेलुलोज नहीं भी रहती है। जैसे फंगस की केस में देख लें तो अलग है, तो फिलहाल धीरे धीरे जानेंगे, आपके लेवल से इतना है। सेलुलोज जहां रहती भी है, सेलुलोज के अलावा भी कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज तो होती है, पेक्टिन हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है, ऐसे जैसे मैंने बताया फंगस में हेमीसेलुलोज हो सकता है, कई पार्ट होते हैं। तो पैरेन्काइमा आप जो जानते हैं उसको सपोर्ट करती है, यानी इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब आइए थिकनेस की बात करते हैं। तो कंपोजिशन हो गया सेलुलोज और थिकनेस, ये कंपैरेटिवली दोनों कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के कंपैरिजन में इसकी वाल जो होती है थिन होती है। तो कंपैरेटिवली थिन होती है सेल वाल, और ये मोस्टली सेलुलोज की बनी है, मेन कंपोजिशन सेलुलोज है। और तीसरी चीज, ये सेल्स मोस्टली स्फेरिकल होती हैं। एक बायोलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है आइसोडायमेट्रिक। तो आइसोडायमेट्रिक का मतलब भी अप्रॉक्सीमेट स्फेरिकल है। डायमीटर आप अगर पढ़े होंगे मैथ में तो डायमीटर कहते हैं कि सेंटर हो गया किसी सर्कल का, तो जो यहाँ से मिलाते हैं पॉइंट्स को डायमीटर कहते हैं। मान लीजिए अगर स्फेरिकल होगा तो डायमीटर सभी सेम होंगे, अगर ये नहीं होगा ऐसा कुछ होगा तो अलग अलग डायमीटर मिलेंगे। इसलिए आइसोडायमेट्रिक का मतलब सिमिलर टाइप के डायमीटर्स हैं, यानी तभी संभव। जब ये स्फेरिकल तो सिंपल ही, यानी लफड़े से दूर मजा भरपूर, यानी कुल मिला के स्फेरिकल होती है मोस्टली सेल। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, कंपैरेटिवली थिनर है और की कंपैरिजन में। लिविंग प्रॉपर्टी के बेस पर इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, शेप में स्फेरिकल बना दिया। इंटरसेलुलर स्पेस और की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। अब ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस क्या है। सपोज ये सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप को ही टिश्यू कहते हैं। तो ये जो सेल के बीच में जगह है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, ये सेल है सब। अब इनके बीच में जो यहाँ स्पेस है, ये जो स्पेस है यही है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा तो होता है, लेकिन कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सपोज यहाँ पर सेल ही नहीं है, ये सेल हैं और ये इतना स्पेस हो गया, ऐसे ये कंडीशन हो गई, तो बीच बीच में क्या होता है, इनके बहुत जो गैप हो जाता है वहाँ एयर जनरली भर जाती है। जैसे एक्वेटिक में देखिए जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो इससे एयर सैक्स बन जाते हैं, इसमें एयर सैक बन जाते हैं जहाँ पर एयर रहती है। तो जब पैरेन्काइमा में एयर सैक्स डेवलप हो जाती है या इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाते हैं, तब इसे हम कह देते हैं एरेन्काइमा। ध्यान दीजिएगा, ये मेन डिवीजन नहीं है परमानेंट का। आपने जो कह दिया पैरेन्काइमा, उसी की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, पैरेन्काइमा ही है। लेकिन हाँ, अगर किसी समय पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ये प्लांट के पार्ट को लाइटर बनाने में, हल्का बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए हमने कहा, जैसे फ्लोटिंग प्लांट में एग्जाम्पल के लिए जलकुंभ भी सब लोग जानते होंगे या आइकार्निया। तो अब एक और चेंज आता है, कभी कभी पैरेन्काइमा एक दूसरे फार्म में मिलती है, लोग इसका नाम देते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट सफिशियंट क्वांटिटी में आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट जानते हैं, ये क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड में पाया जाता है इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के होने के नाते ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। तो जब इसमें क्लोरोप्लास्ट सफिशियंट क्वांटिटी में आ जाता है
तब इसे क्लोरेनकाइमा भी कह देते हैं। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन मीन्स होता है ग्रीन और काइमा मीन्स टिश्यू, तो ग्रीन कलर का टिश्यू हो जाता है। जब पैरेनकाइमा ग्रीन कलर का हो जाता है ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा दो फार्म भी जानते रहना है आपको। ये अलग बात है कि ये पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा आप जानते रहेंगे। अब आइए फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक फंक्शन तो आपने यहाँ केवल जो इसका दो नाम दिया गया, जब ये एरेनकाइमा के फॉर्म में होता है तो प्लांट को लाइटर बना देता है, जैसे फ्लोटिंग में हेल्प कर दिया। क्लोरीन के काइमा के फॉर्म में ये फूड मटेरियल की सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं, पैरेनकाइमा है, तो पैरेनकाइमा का वाइड वर्क जो है ये है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो आपने ये तीन फंक्शन बना लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेनकाइमा। तो चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा अगर इनको भी बताएंगे लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की बात हम करना चाहते थे, लेकिन अब पैरेनकाइमा पर ही रहिए। पैरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की चर्चा इसी के साथ और कॉम्प्लेक्स की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।